वेलकम बैक नाज़िन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़िन, जैसा कि आप जानते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली एक्टिवेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन। और वो सिर्फ एक डे नहीं बल्कि पूरा वीक, पूरा मंथ ही उस हवाले से अवेयरनेस और डिफरेंट सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, इस हवाले से बात की जाती है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इस चीज़ की नफ़ी की जा सके कि किस हद तक ज़रूरत है स्टैंड लेने की इसके ख़िलाफ़ और ख़वातीन के लिए खड़े होने की। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से इदारे जो काम कर रहे हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिनमें अगर कहा जाए कि मोस्ट प्रोमिनेंट फाउंडेशन स्माइल अगेन फाउंडेशन की मैं बात कर रही हूँ, जो अपना किरदार अदा कर रही है ख़वातीन के हवाले से। ऐसी ख़वातीन जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और स्वेयर केसेस सामने आते हैं, जिनको अपने ही घर वाले रिजेक्ट कर देते हैं, तो उन ख़वातीन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उनको ना सिर्फ तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं बल्कि उनको ज़िंदगी का मकसद दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ज़िंदगी का मकसद दिया जाता है, सिखाया जाता है कि अपनी ज़िंदगी को कैसे दोबारा ज़ीरो से शुरू किया जाए। उनकी धारस बढ़ाई जाती है, उनका हौसला बढ़ाया जाता है। और स्माइल अगेन फाउंडेशन जो रन कर रही हैं, जो ऑनर हैं उनकी, मुसरत मिसबा साहिबा, जो कि फ़ैशन में तो बहुत नाम उनका, फ़ैशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम और ट्रेंड सेटर तो हमेशा से वो रही हैं, लेकिन ख़ुद भी मोहब्बत का एक पैकर हैं, ना सिर्फ स्माइल अगेन फाउंडेशन में बल्कि अपनी डिप्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में भी, अपनी एकेडमी जो कॉलेज चला रही हैं जहाँ पर ख़वातीन को सिखाया जाता है। और हर जगह जब भी मिलती हैं बहुत प्यार से मिलती हैं, बहुत खुश दिली से मिलती हैं, और हमेशा जब भी उनसे बात की जाती है तो आप यकीन जानिए कहे बगैर वो खुद ब खुद एहसास, मोहब्बत फील होना शुरू हो जाती है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है मुसरत आपा, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ आवरी के लिए। मुझे बुलाती और हैं। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अभी कुछ दिन पहले आपकी सालगिरह गुजरी, तो मैंने सोचा कि ऑनर भी आपको विश किया जाए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आपकी हिम्मत बनाए रखे, क्योंकि आपके साथ बहुत से लोगों की हिम्मत। बहुत शुक्रिया। लेकिन अब वो वाला दौर शुरू हो गया ना उम्र का, जहाँ पे घट रही है, लगता नहीं है, इसलिए कहें ना आप अभी भी वो स्टार, वो खूबसूरती, वो एलिगेंस जो है वो आप में मौजूद है। और ये जिक्र आप करके जो है ना, मेरे साथ साथ बहुत से लोगों के दिल तोड़ रही हैं कि बुढ़ापे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, बस ठीक हो गया, ऐसे ही रहिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन वीक मंथ सेलिब्रेट किया जा रहा है और नॉर्मली ये नवंबर में, थ्रू आउट नवंबर जो है, इस पर बात भी की जाती है, देखा भी जाता है। इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसका मतलब ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का। बिल्कुल, ये ग्लोबली इसके बारे में लोगों को आगाही दी जाती है। UN में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मुख्तलिफ ममालिक में इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग भी हर साल इसके बारे में बात करते हैं और अनफॉर्चुनेटली बातें हमारी वही होती हैं, क्योंकि जो घिनौने किस्म के जराइम, मैं इनको कहती हूँ, जो ख़वातीन के अगेंस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं और वो उसका शिकार होती हैं, वो जब हम इतनी बातें करें और इतनी आगाही दें तो उनको यकीनन कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब सोसाइटी जो है वो अंधी, बहरी और गूंगी हो गई है। ये कम होने की जगह लगता है ज़्यादा हो रहा है। मतलब इस साल 2018 में मैं स्माइल अगेन फाउंडेशन के हवाले से बात कर रही हूँ, और भी फाउंडेशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुख्तलिफ इशूज़ ख़वातीन के हवाले से उस पर काम करते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज जनवरी से लेके आज इस महीने नवंबर तक 3 औरतों के ऊपर तेज़ाब जो है वो डाला गया है, ठीक है। और उसमें कुछ सर्वाइव नहीं कर सकी और कुछ जो है वो सर्वाइव उन्होंने किया है। लेकिन जैसे जैसे इनकी रिपोर्टिंग ज़्यादा होती जा रही है, उससे शायद एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी का पहलू ये है कि आगाही हो गई है, तो उसके बारे में लोग आगे बढ़ के हिम्मत करके ख़वातीन, नंबर शायद इसलिए भी बढ़ते जा रहे हैं कि अब लोग रिपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, लोग इस बारे में बात करना शुरू हो गए। तो ये तो एक अच्छी बात हुई कि अब लोगों को ये हौसला हो गया है कि अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो सज़ा मिलेगी। लेकिन जितनी रिपोर्टिंग हुई है उस हिसाब से सज़ाएं जो हैं वो नहीं मिल पाई। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस किस्म के जो बहुत ही कोई घिनौना जुर्म है, ये एक एक्ट है, इसकी सज़ा स्पीडी होनी चाहिए। कोर्ट्स इसको खट से जो है वो पकड़े मुजरिम को और उसी वक्त ही उसको सज़ा दे दें, ताकि इबरत जो है वो दूसरे उससे हासिल करें।
ये बहुत ज़रूरी है। तो हर साल आगाही देना बहुत अच्छी बात है। हमको अपने ख़वातीन की हुकूक का भी बताना चाहिए, हमें अपने लॉस के हिसाब से भी उनको बताना चाहिए कि आपके लिए ये इक़दामात हुकूमत वक्त ने किए हैं, इसका फ़ायदा उठाइए। अनफॉर्चुनेटली वो बच्चियां जिनके साथ ये हादसे या वाक़यात होते हैं, उनके घर वाले जो होते हैं उनको पता होता है किसने ये सब कुछ किया, उन बच्चियों को पता होता है कि किसने तेज़ाब फेंका है। वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं रिपोर्टिंग की, और उसके मसला ये भी आता है कि वो लड़की जो विक्टिम होती है वो भी बैक स्टेप पर चली जाती है, क्योंकि शायद उसको लगता है कि उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, फैमिली की तरफ से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, बदनामी हो जाएगी, लोग बातें करेंगे, हम क्या गरीब लोग हैं, ख़ास तौर पर जब देहातों की बात होती है तो हम कैसे परसू करेंगे इन केसेस को। इस तरह की सोच नज़र आती है। बिल्कुल नज़र आती है। अब इसको किस तरह बदलें, मतलब ये बातें हर दफ़ा हर साल हम लोग करते हैं। पिछले साल भी जब मैं आपके प्रोग्राम में आई थी उसमें यही बात हुई थी कि भाई कानून बन गया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोताहियाँ हो जाती हैं, लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि जो घर वाले हैं उनको भी इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए कि अगर हमारी बच्ची के साथ रेप करके तेज़ाब फेंक देते हैं, मना करने पे तेज़ाब, पता है किस मतलब अब गाँव में बच्चियां जो हैं वो अगर मतलब अपने खेतों में जाती हैं फ़ारिग होने के लिए, वहाँ पर उनके ऊपर तेज़ाब डाल दिया जाता है। और वो कहाँ है, वो कहाँ सेफ़ हैं, वो ना अपने घर में सेफ़ हैं क्योंकि घर में भी आके फेंक दिया जाता है। वो घर से बाहर निकलती हैं, सड़कों में चलती हैं, शहरों में होती हैं, उनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी तहफ़्फ़ुज़ बहुत जो है वो उसकी यकीनी बनाया जाए, उनको आगाही होनी चाहिए। थोड़े अरसे पहले जब कसूर के वाक़यात थे तो कितनी बड़ी एक कैंपेन चली थी मीडिया में, बच्चों को बताया जा रहा था स्कूलों में, छोटी छोटी बच्चियों को कि व्हाट इज़ बैड टच एंड व्हाट इज़ गुड टच, फ़र्क उनको बताया जा रहा था। यहाँ पर बाकायदा बुकलेट्स बनाई गई कि बच्चों से इस बारे में बात करें, सो दैट दे नो कि कहाँ स्टॉप लगाना है। ये भी वायलेंस का एक फॉर्म है ना। तो हमारे जो बड़ी ख़वातीन हैं, बड़ी बच्चियाँ हैं, उनके घर वाले उनके छोटे छोटे शहर और गांव में पढ़ नहीं सकती, वो उनको तालीम नहीं मिली है, लेकिन जो लीफलेट्स वगैरह हैं वो पिक्टोरियल होने चाहिए। अभी आपसे पहले जो मेहमान लोग बैठे हुए थे, मुझे कानों में आया कि किताबों के ऊपर बातचीत हो रही थी, तो बहुत सी ऐसी किताबें छोटी छोटी सी जो बहुत ज़रूरी हैं कि वो बच्चियों को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में वो अक्रॉस द बोर्ड जो है वो छाप के दी जाएं। उनको पता, मुझे ये पता है कि हम फिल्मों में देखते हैं ना कि कत्ल के मुजरिम को जब वो फांसी देते हैं जज, तो वो ठक 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 ताज़ीरात हिंद दफ़ा 203 के तहत आपको फांसी दी जाती है ना। दफ़ा 302 जो है ना, वो हम सबको पता है कि वो किस चीज़ के लिए, ठीक है। सो हमें ये यकीनी अवेयरनेस देनी पड़ेगी। बट एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, अब आई डोंट नो वो हमारे कल्चर में है, हमारी सोच में है कि जिस औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है वो एक्सट्रीम एसिड फेंक के भी हो सकता है या वो डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है, उसमें कसूर ख़वातीन का ही निकाला जाता है। वो जो विक्टिम हैं उन्हीं को कल्प्रिट भी कहा जाता है, इसी का कोई कसूर होगा, इसी ने कुछ किया होगा, या उसको इतना आप एक कॉर्नर कर देते हैं कि वो बेचारी अपने लिए स्टैंड लेने के खुद ही मजलूम बन के कॉर्नर हो जाती है। हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा जो है उसमें ख़वातीन जो है वो नीचे आती है ना, मर्द जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। इट्स अ सोसाइटी जहाँ पे मेल डोमिनेशन ज़्यादा है, चाहे वो घर में हो तो वालिद हैं, भाई हैं, छोटे भाई वो उतने ही गैरतमंद हो जाते हैं कि 14 साल की बच्ची के साथ 5 साल का बच्चा भेजा जाता है, जाओ ज़रा ये सामान ले जाओ, अपनी बहन का ख्याल रखना। उसको बचपने से ही ये सोच दिलाई जाती है, ठीक है। सो ख़वातीन जो हैं उनको ना हिम्मत दी जाती है, ना हौसला दिया जाता है, तालीम का फुकदान है। मैं कहती हूँ कि अगर तालीम नहीं है तो कुरान तो हर बच्चा बच्ची पढ़ाया जाता है और पढ़ा के पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती है,
ठीक है, यामीन और पहला उसने पहली दफ़ा कुरान पाक कुरान पाक को ख़त्म बिल्कुल। किया। लेकिन जहाँ उसने ख़त्म किया, माँ बाप समझते हैं लो जी हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। नो, द फ़र्ज़ स्टार्ट्स जैसे ही उनमें शऊर आए, आप उनको कहें तर्जुमे से पढ़ना शुरू करें, समझना शुरू करें। हाँ, अगर वो स्कूल नहीं जाते तो घर में कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दें। वही जिन्होंने कुरान पढ़ाया था, हम अरेबिक सिखा रहे हैं, विच इज़ अ एलियन लैंग्वेज टू अस, ये हमारी ज़ुबान नहीं है, हम वो सीख रहे हैं। तो हम उर्दू नहीं सीख सकते, हम उर्दू नहीं समझ सकते, उसका तर्जुमा ज़रूरी है। और वो माँ बाप के फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को उसके बारे में बताएं। हज़ारों ऐसे उसके अंदर आयात हैं जिसमें आपको पता चलता है कि ख़वातीन के सलूक, उनका, उनके हक़, उनके हुकूक, उनका अपना तर्ज अमल क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। ना कुछ पढ़ो, यही तो पढ़ लो। मैं ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहती हूँ कि ये वो शऊर जो है वो बेदार किया जाता है बच्चों में। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आप 5 लैंग्वेजेस सिखा दीजिए, वो 5 सीख लेंगे। तो क्यों नहीं ऐसा होता कि हम उनको अच्छी बातें सिखा दें, वो सीख सकते हैं। अच्छी बात तो ये है ना कि आप जो उनके सीखने की उम्र है उनको वो सिखाया जाए जो पूरी जिंदगी में उनको तो हेल्प करेगा। कसूर जो होता है वो फैमिली मेंबर्स का होता है, माँ की तरबियत, बाप का ऊपर होना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था ना कि तालीम है और तरबियत है। तरबियत कि मैं अपने बच्चों से पूछूं कि तरबियत के मायने क्या हैं तो वो कहती हैं क्या है, आप क्या बात कर रही हैं, यू नो। मतलब इससे ज़ाहिर होता है कि वो चीज़ें जो हैं वो नापैद होती जा रही हैं और हमें दोबारा से उसको रिवाइव करने के लिए तालीम बालिगान के ऊपर तवज्जो और ये देनी तभी चाहिए। मुमकिन होगा जब आप माओ को एजुकेट करेंगे। Exactly. माएँ एजुकेटेड होंगी तो ही वो आगे अपनी आने वाली जनरेशन्स को एजुकेट करेंगी। अच्छा, एक सवाल जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं और मैं चाह रही थी कि मैं आपसे भी पूछूं, और मुझसे इसलिए पूछते हैं कि अक्सर आप शो में आती हैं या वैसे ही उनको पता है कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और आप भी उसी मोहब्बत से मुझसे मिलती हैं। वो कहती हैं कि मुसरत आपा का ताल्लुक़ फ़ैशन से, एक फ़ैशन इंडस्ट्री में उन्होंने अपना एक ट्रेंड सेट किया, मेकअप और ग्रूमिंग, और एकदम से स्माइल अगेन फाउंडेशन, ये ख्याल कैसे आया एंड व्हाई शी इज़ वर्किंग ऑन दीज लाइंस, मतलब टोटली डिफरेंट लाइंस है। तो मैं इसका जवाब आपसे ज़रूर लूँगी। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है नाज़िन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़िन, एक बार फिर से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुसरत आपा हमारे साथ मौजूद हैं। जी आपा, ब्रेक पर जाने से पहले मैं जानना चाह रही थी कि टोटली 2 डिफरेंट लाइंस, स्माइल अगेन फाउंडेशन एंड डिप्लेक्स, और जो तमाम सिलसिला जो दूसरा है, कैसे आप किन लाइंस पर सोचा आपने जब आपने स्माइल अगेन फाउंडेशन? होता ये बेटे कि जब आप अपनी परेशानियाँ, अपनी मुश्किलात को काबू कर लेते हैं और आप समझते हैं कि आप उनको हैंडल कर सकते हैं, तो फिर आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, अब वो वक्त नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आओ जिहाद पे और मुझे कुछ ला के दो, या जो भी आपके पास है। एक अपना आधा घर लेकर आ रहा है और एक पूरा घर लेकर आ रहा है। तो हम वो मुसलमान नहीं है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ जो है ना वो एक ऑर्फनेज बना के वहाँ पे बैठ जाऊँगी, कि ऐसा नहीं हो सकता। जब मेरा पेट भर गया, जब मेरी आसानियाँ हो गई और फिर मेरे पास सरप्लस है, तो वो मैं उसके लिए इस्तेमाल करूँगी जिनको ज़रूरत है। ठीक है, दिस इज़ अ कॉमन सेंस, और इसी तरीके से होता है और होना चाहिए। जब मैंने अपना ये काम स्माइल अगेन का शुरू किया था, ये नहीं था कि मेरे दिल में कोई हमदर्दी नहीं आती होगी, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को, जिसके लिए मुझे हमेशा रिग्रेट रहेगा कि काश मैं ये काम और पहले से भी कर सकती थी और कर लेती। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने जब मौका दिया, जब मुझे खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बच्चियों को अभी भी देखती हूँ, कोई आती हैं मेरे मुंह में दाने हैं, कोई कहता है कि मैं बूढ़ी ज़्यादा जल्दी हो रही हूँ, या कोई बालों के हवाले से करता है, तो मेरे सामने सिर्फ एक ऐसी शक्ल आती है जो मस्क हो गई है, जो जल गई है, जिसकी अब आँख बन नहीं सकती है, जिसकी नाक दोबारा अपनी शक्ल पे नहीं आ सकती है। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करती हूँ, उनको भी बताती हूँ कि शुक्र अदा करो। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वक्त के साथ आपके अंदर आती हैं, बेहतर तरीके से आने लगती हैं, आप और ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। मेरा काम खूबसूरती का था, और अगर मुझे कोई एक ऐसी बच्ची चैलेंज करके कहे
कि आप मुझे ठीक करें, आप इतनी बड़ी जो ब्यूटिशियन बनी फिरती हैं। तो वो मेरे लिए कोई एक मुकाम इबरत था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा हुआ था आपके ऐसे साथ? हुआ था, मैं कुछ नहीं कर सकती थी उस बच्ची के लिए। वो पूरा चेहरा उसका जला हुआ था, उसकी आँख, नाक, गर्दन, ये सब चीज़ें ज़ाया हुई हुई थी उसकी। उस दिन मैंने जो है ना वो मेरी पे यू टर्न ही हो गया। मैंने अल्लाह से बहुत गिड़गिड़ा के माफ़ी भी मांगी और शुक्र भी अदा किया। माफ़ी इसलिए कि मैंने क्यों नहीं ये चीज़ पहले से शुरू की, और अल्लाह ताला मुझे इंशाल्लाह माफ़ कर देगा। और इंशाल्लाह शुक्र इसलिए अदा किया कि मेरे ख्याल से मुझे वो मौका मिल आपके गया। लिए अल्लाह ताला ने आपको वो चुन लिया ना, बस उस सुन पॉइंट लिया। पर आपको हाँ। चुन लिया कि ये अब आपके ज़ुम्मे है कि बिल्कुल। आपने इस और चीज़ को अब लेकर मेरे चलना है। पास जितनी भी बच्चियाँ हैं स्माइल अगेन की, वो ब्यूटिशियंस हैं। यू नो, नॉट ऑल ऑफ देम, बट मेरे डिप्लेक्स में आप जाइए, फ्रंट डेस्क में जो बच्ची बैठी हुई वो जली हुई बच्ची है। देखे तो सही वो कितनी कॉन्फिडेंस से बात करती है। वो मैं यही कहने लगी थी कि ये सिर्फ ना आपने अपने लिए इसको एक्सेप्ट किया, बल्कि आपने सोसाइटी से एक्सेप्ट कराया। ये बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि बहुत सी, क्योंकि फॉर एग्जांपल कहीं आप जब सैलून्स में जाते हैं तो नॉर्मली आप रिलैक्स होने जाते हैं, आप अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए जाते हैं, अपनी ग्रूमिंग के लिए जाते हैं, और फिर आगे जब आपको अक्सर लोग इस चीज़ पर एतराज़ करते हैं, और ये बड़ा कॉमन एक एलिमेंट है कि लोग एहसास नहीं करते कि सामने वाले के क्या एहसासात हैं। वो कहते हैं हम यहाँ रिलैक्स होने आए हैं, और यहाँ आकर भी अगर हमें इस तरह से, क्योंकि डिप्रेशन के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन आपने वो एक्सेप्ट कराया, और अब तो लोग आके बाकायदा नाम लेते हैं, जी हमें फलां बच्ची चाहिए और उसी से काम करना। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और सिर्फ ये वही बात है कि एहसास, खुदा न खास्ता अगर ये हमारे घर में ऐसा वाक़या होता तो हम भी ज़मीन आसमान जो था वो एक कर देते। किस तरह इसको दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाएं, किस तरह दोबारा से लोग उसको एक्सेप्ट करें, किस तरह लोग उसको देख के मुंह ना फेर लें, किस तरह लोग उसको देख के ऐसे ना करें, या उससे बार बार वो सवाल ना पूछें। ये चीज़ें जो हैं वो हमने अपने माशरे में से बदलनी है। ये बच्चियाँ जब कभी मेरे साथ मुल्क से बाहर जाती हैं तो मजाल है कि कोई बंदा उनको रोक के ये कहता हो क्या हुआ था, या कोई जो है वो उनकी तरफ यूं करके देखता हो। दे जस्ट ट्रीट देम, हेलो, हाय, हाउ आर यू, यू नो। वो उनको ऐसा, ये वो एहसास है जो कि हमें होना चाहिए। बिल्कुल सही। और औरतों को ज़्यादा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है इससे, व्हेन यू ट्रीट देम एज अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और वो बच्चियाँ आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने घरों में भी कॉन्फिडेंस के साथ क्योंकि कमा रही हैं, अपने पाँव पे खड़ी हो गई हैं, एम्पावर्ड हो गई हैं, उनकी अपनी खुद मुख्तारी उसमें जो है ना वो जाग जाती है कि भाई मैं कमा रही हूँ, मैं किसी पे बोझ नहीं हूँ। और वो एक्सेप्टेंस जब घर से आती है कि अब वो इंडिपेंडेंट भी हैं, और ना सिर्फ अपना बोझ खुद उठाया हुआ बल्कि घर वालों को भी हेल्प आउट कर रही है। तो मैं तुम्हें बताऊँ कि इसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना उन्होंने हेल्प किया है। डेप्लेक्स में हमारे स्टाफ ने, डेप्लेक्स के अंदर जो क्लाइंट्स आते हैं उन्होंने, मीडिया में, टीवी में आपको पता है प्लेज आते हैं, ड्रामे आते हैं। अभी ज़फ़र मिराज साहब का एक ड्रामा चल रहा है, उसके अंदर उन्होंने बर्न्ड विक्टिम का बताया, और वो बच्ची जिसके ऊपर तेज़ाब फेंका गया, उसका रिएक्शन, ये वो। मुझे जो मेल आई है वो मेरी एक बर्न्ड विक्टिम की आई। उसने कहा कि मसद बाजी, मैं ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना सारा जो था वो रिवाइव किया, लेकिन जो मजबूती मुझे अब मिली है तो वो देख के मतलब मैं चाहती हूँ कि और लड़कियाँ जो हैं वो आगे बढ़ें और अपने आप को मजबूत करें। अब ये बातें जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो बढ़ रही हैं, अब यकीनन और बेहतर होती चली जाएंगी। यकीनन इन बच्चियाँ जो हैं उनमें मजबूती आएगी, और यकीनन जो सज़ाएं हैं वो भी उनकी मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, व्हाट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट पार्ट? उन लोगों की काउंसलिंग करना, उन लोगों को ज़िंदगी का मकसद देना, या उससे पहले इनिशियली जीने की चाह देना? क्योंकि ऐसे में ख़ास तौर पर एक लड़की के लिए अगर उसका चेहरा ख़राब हो गया है, अल्लाह माफ़ करे, वो सोच के ही आपका एकदम दिल बंद हो जाता है कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी ये हो सकता है। देखिए, चेहरा ही आपका कॉन्फिडेंस होता है। चैलेंज है हर एक चीज़ के ऊपर। मिसाल के तौर पे
जब वो तेज़ाब से जलने के बाद हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो वो चैलेंज जो होता है वो डॉक्टर अपने ऊपर ले लेता है। वो पैरामेडिक्स ले लेते हैं जो बहुत ही अमेजिंग काम करते हैं और हमारे बहुत बेहतरीन डॉक्टर्स हैं जो उनके ऊपर काम करते हैं। उस दौरान में उनकी काउंसलिंग भी शुरू हो जाती है। उस दौरान में मैं उनके जब घर वालों के साथ मिलती हूँ तो वो हिम्मत, वो मोहब्बत, वो चाहत जो वो किसी और से उनको नहीं मिल रही होती है, वो हमारा स्टाफ उनके साथ कर लेता है। हमारी बच्चियाँ हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी रहती जब तक कि वो लोग बाहर नहीं आ जाते हैं। और वो बच्चियाँ जो हैं उसमें से बहुत सी ऐसी हैं जो ख़ुद भी जली हुई हैं। सो ये चीज़ें एक बहुत मुश्किल वक्त आ जाता है। उसके बाद उनको दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लाना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। ठीक है, वो उम्मीद देना, वो होप देना, क्योंकि वो कहती है अब हम क्या करेंगे, अब हमारे साथ क्या हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की जो है वो ब्यूटिशियन बन जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 22 लड़कियों की दोबारा शादी होगी, जली हुई लड़कियों की, नॉर्मल लोगों के साथ। ठीक है, मतलब वो फैमिलीज़ कितनी अजीम है। पढ़ना शुरू कर दिया है, स्कूलों में जाती हैं, अपने छोटे छोटे से उन्होंने अपने सेटअप कर लिए हैं, अपने घरों में कर लिए हैं, मशीनें उनको दिला दी हैं, कपड़े सीती हैं। मैंने बल्कि हमारी जो फैशन इंडस्ट्री, क्योंकि सबको मैं जानती हूँ, वहाँ से हमारे पास डिज़ाइनर्स जो हैं उन्होंने कहा कि जी हमें ख़वातीन की मेजरमेंट करने के लिए इन बच्चियों को दे दें। कितनी प्यारी, क्योंकि ख़वातीन ज़रा कतराती भी हैं, कोफ्त भी होती है कि आपकी मेजरमेंट जो है वो कोई मास्टर साहब ले रहे हो। तो वो उस चीज़ के लिए बच्चियों को रखा जाने लग गया है। इट्स अनबिलीवेबल। यानी कि हर कोई अपना छोटा हिस्सा डाल रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, और फिर फाइनेंशियली जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको तो वैसे ही सलाम है। और ये इतना नेक काम है कि लोग खुद ब खुद पार्टिसिपेट करते हैं। और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा चैरिटी भी दी जाती है। और लेकिन काम अगर ट्रांसपेरेंट हो, और वो ट्रांसपेरेंसी जब स्माइल अगेन फाउंडेशन की नज़र आती है तो लोग खुद ब खुद उसका बिल्कुल लेते हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपने पैसे दिए और ऑपरेशन हुआ, और उस बच्ची की आंख खुल गई। जब हम उस डोनर को बताते हैं कि आपके पैसे से वो बच्ची देख सकती है, तो वो कितना प्यारा सदका जारिया, वो एहसास बिल्कुल डिफरेंट होता है। और आपने सही कहा कि बहुत प्यारा सदका जारिया भी है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ साथ आप और भी काम कर रही हैं, जैसे कॉलेज को रन किया जा रहा है, फिर रिफ्लेक्स को भी रन किया जा रहा है, तो कैसे टाइम मैनेज करती हैं इस पर भी हम बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुसर्रत ताबा, ब्रेक पर जाने से पहले कॉलेज की हम बात कर रहे थे, कॉस्मेटोलॉजी, जिसमें आप बच्चियों को सिखा रही हैं। और ये भी बड़ा कम होता है कि अपना टैलेंट आगे सिखाना, बांटना, लोगों को बताना करने के लिए होती है। आप उसको अपने अंदर नहीं बंद करके रख सकते, आपने उसको, इसी तरह वो हुनर होता है। पहले ज़माने में आपको याद होगा कि लोग अम्मियाँ, नानी अम्मा वगैरह जो थे वो मोज़े बुनते थे, बच्चों के टोपियाँ बनती थी या स्वेटर्स बनती थी। उसके बाद मशीनें आ गई, मशीनों पे काम करने लग गए। उसके बाद दुकानें आ गई, तो दुकानों से खरीदना हो गए। तो लेकिन बहरहाल वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। ये एक ऐसा हुनर है जो कि हर बच्ची जो है ना वो अपने आप को खूबसूरत रखना चाहती है। सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग बहुत अच्छा होता है। हमारा जो कॉलेज ऑफ कॉस्मेटोलॉजी है जो कि लाहौर में है, सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्यूटी कॉलेज है ये। इसमें हम उन बच्चियों को भी तालीम दे रहे हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। उसके लिए हम दूसरे इदारों के साथ काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल इदारे भी हैं और पाकिस्तान में के जो इदारे उनके साथ भी हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और उनको पूरी फ्री तालीम दी जाती है और सिखाया जाता है। लेकिन जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं उनको सिर्फ वो नहीं सिखाती जो कि मुझे एक बताया गया कि जी ये सिखा दें। मैं उनको हाइजीन के बारे में बताती हूँ, मैं उनको अपनी ग्रूमिंग के बारे में बताती हूँ, मैं उनको बात करने का तरीका बताती हूँ, बैठने का सलीका बताती हूँ, चीज़ों की हिफाजत करना और वो तमाम चीज़ें, यानी कि बेसिकली पर्सनालिटी बिल्ट अप जो है ऐसे, हाँ, मतलब उनकी पर्सनालिटी को पॉजिटिव करना, उनके अंदर से नेगेटिविटी को निकालना
मैं हमेशा कहती हूँ देयर इज़ अ वर्ड विच इज़ कॉल्ड डी क्लटर, यानी कि आप जैसे आप अलमारी खोलते हैं अपनी और आप कहते हैं अरे ये तो मैंने 2 साल से ये कपड़े रखे हुए हैं, अब जब मैंने 2 साल से नहीं पहने तो अब क्या पहनूंगी, तो आप वो उसको हटा देते हैं और आप किसी और को दे देते हैं। इसी तरह से आपको अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, ऐसी बातें जो कि आपको परेशान करती हैं, आप उसको निकालें। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। और वो ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे कोर्स का हिस्सा होती हैं। अच्छा, जो गाहे बगाहे, चाहे मैं हूँ, चाहे रिदा मेरी बेटी जो है वो, बाकी हमारे टीचर्स, हमारे स्टाफ जो है वो उनको हेल्प करते रहते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो मेरी वालदा अनीस फातिमा के नाम पे है, जो कि टोटली उसके अंदर अगर कोई बच्ची दूसरे शहर से आती है तो उसका रहना सहना, खाना पीना और उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो सब मुफ्त होती है। अच्छा, मुफ्त दिया जाता है? जी बिल्कुल। तो हम लोग एक तो ये कॉलेज का हिस्सा हो गया। बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज में इंटरनेशनली क्योंकि एफिलिएटेड है तो उसके लेवल्स होते हैं, लेवल 1, 2, 3, 4, यानी कि आप किस लेवल पर सीखना चाह रहे हैं। हाँ। आपको डिप्लोमा और उसके बाद आप उससे आगे आपको डिग्री मिल जाती है। ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल। कितना अर्सा हो गया इस कॉलेज को? आई थिंक 2 साल से ज़्यादा हो गए। ज़्यादा हो मतलब इंस्टीट्यूट तो मैंने शुरू कर दिया था अपना काम शुरू करने के दूसरे साल ही। मैं 1980 की बात कर रही हूँ। वो तो उसके बाद हम मुसलसल करते, लेकिन बाकायदा कॉलेज एक प्लेटफॉर्म जो है, दिस इज़ लाइक गुड 2.5 years ना, 3 साल बल्कि हो रहे हैं। तो ये सिलसिला जारी है। हम जब इन बच्चियों को, और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि उनके इंटर्नशिप प्रोग्राम, उनकी जॉब प्लेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त डिप्लेक्स का सबसे बड़ा सैलून्स का नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में। तो कोई भी बच्ची जो तालीम हासिल करती है, हुनर हासिल करती है, चाहे वो बर्न विक्टिम ही क्यों ना हो, वो हमारे किसी भी सैलून में जाके वहाँ पे काम कर सकती है। सही। और उसको वो मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो किसी और शहर से ताल्लुक़ रखती है या किसी टाउन से ताल्लुक़ रखती है, तो आपने सही कहा कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और हर जगह डिप्लेक्स और मौजूद भी है, तो वो उनके लिए आसानी हो जाती है कि कॉस्मेटोलॉजी का सर्टिफिकेट भी है, वहाँ से आप सीख कर भी आए हैं, तो आपको जॉब जो है वो आराम से मिल जाती है। अच्छा, दूसरी तरफ आपने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया, माशाल्लाह बहुत से काम कर लेती हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि बड़ी बाहिम्मत है और हमें भी इनसे बड़ी हिम्मत मिलती है। M&M मेकअप जो आपने और रिदा ने कंबाइन शुरू किया, पाकिस्तान फर्स्ट हिलाल मेकअप, और उसकी कैची लाइन सिर्फ ये हिलाल मेकअप होना ही नहीं है, उसकी क्वालिटी जो कहते हैं ना स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, वो नज़र आती है एक्चुअली। और मैं ये बिल्कुल इसलिए तारीफ़ नहीं कर रही कि आप मेरी आपा हैं, मैं एक्चुअली ये यूज़ करती हूँ एंड यू डिडंट इवन नो कि मैं ये यूज़ करती हूँ, और मैंने वाकई में ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है और इट्स अ रेवोल्यूशन इन मेकअप इंडस्ट्री। है हमने कोशिश ये की है कि हमारी बच्चियाँ ऐसा जो मेकअप इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से उनके चेहरे पे नुकसानात होते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर ना हो। हमारे प्रोडक्ट्स में कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि हमारे मज़हबन जो इम्परमिसिबल है, यानी कि अगर हम एनिमल का कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत नुकसानदेह होते हैं, कार्माइन, लेड, जिंक, ये तमाम चीज़ें जो आपके लिप्स के लिए, आपके स्किन के लिए, आईज के लिए डेंजरस हो सकते हैं, उसमें नहीं है। तो एक तो ये प्योर है, सो आई बिलीव इन प्योर ब्यूटी, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो उसकी क्वालिटी पे नहीं है, वो किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ इट्स एट पार विद दैट। आप उठा लीजिए कोई बाहर का और आप उठा लीजिए हमारा फाउंडेशन, कोई भी ब्रांड, और आप लगाएंगी, आधे फेस पे वो लगा लें, आधे फेस पे हमारा लगा लें, डिफरेंस नजर और आपको डिफरेंस भी। और उसके बाद उसकी कवरेज, उसका स्टेइंग पावर, वो स्पेशली पाकिस्तानी स्किन टोन, एशियन स्किन टोन्स के लिए बनाया गया है, और उसके अंदर और चेंजेस जो है वो आती चली जा रही, क्योंकि ग्लोबली जो है वो हम उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन इस वक्त जो हमारा मकसद है वो ये है कि हमारी बच्चियां, हमारी ख़वातीन जो कि सोचती रह जाती हैं कि मैं वो अच्छा मेकअप इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि वो बहुत महंगा है, तो हमने उसको इतना
मतलब उस क्वालिटी को एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर लाके दिया है बिल्कुल। कि वो उनके लिए आसान है और लॉन्ग लास्टिंग है। यानी कि अगर एक फाउंडेशन आप सिर्फ शाम के लिए 2 घंटे के लिए लगाती हैं तो उसके बाद आपकी इतनी मुंह ग्रे हो गया, ऑयली हो गया। हमारा फाउंडेशन की जो स्टेइंग पावर है वो 12 घंटे तक, आप सुबह लगा लीजिए, आप शाम को मुंह धोएं, आप वैसी चमचम चमक रही होंगी। फिर उसके साथ पूरा रेंज है, यानी कि ब्लश ऑन्स हैं, हमारे लिप कलर्स इतने खूबसूरत हैं। सबसे ज़्यादा रिस्पांस कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर? फाउंडेशन के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें। जो मैं समझ रही थी कि शायद लोग लिपस्टिक्स का ज़्यादा वो करेंगे, लेकिन फाउंडेशन को सबसे ज़्यादा जो है वो ख़रीदते हैं। और उसका जो मैं समझ गई कि क्योंकि वो इतना छोटी, मतलब आपकी क्वांटिटी में वो आप उसको इतना लंबा अरसा चला लेते कर सकते हो। और दूसरा एक जो हमारा बड़ा कॉमन मसला होता है कि मैं भी अगर कोमल मुझे मेकअप ना करे तो मेरे लिए भी इवन वो मसला हो जाता है। हालांकि इतने सालों से मैं मेकअप करा रही हूँ कि आपको फिनिशिंग चाहिए होती है, बैलेंस टोन चाहिए होती है, तो वो जो प्रोफेशनल कवरेज है इसकी, वो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और मैंने उसके ऊपर मेहनत की है, 3 साल उसके ऊपर लगाए हैं टू मेक प्रोडक्ट लाइन, एक जो हमारा मेकअप की रेंज है फॉर आवर टाइप ऑफ स्किन, हमारी पाकिस्तानियों की स्किन, एशियंस की अभी स्किन। भी ये टर्की से ही कोलैबोरेशन के साथ जो है वो हम टर्की में इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। हम इसके अंदर बहुत से और चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जो ट्रेंड्स होंगे उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम छोटे हैं अभी, लेकिन हम बेहतर हैं, ठीक है। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि हमारा, अगर आप लिपस्टिक को, कलर्स को लगाती हैं, आप उसका टेस्ट करके देख लें। जो हमारी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स हैं लिक्विड की, आप उसको लगा के आप चाय का कप या ग्लास पानी का पिएं तो कभी भी ग्लास के ऊपर लिप्स के निशान नहीं आएंगे, विच मीन्स दैट इट हैज़ अ स्टेइंग पावर देयर। जब वो स्टे करता है तो फिर वो लंबा भी रहता है। हलाल है, जिसका मतलब ये कि इसके अंदर कोई ऐसे चीज़ें नहीं हैं जो कि आप लगाएं। बहुत से, एक बहुत बड़ा हल्का है हमारी ख़वातीन का, वो मेकअप करना चाहती हैं लेकिन वो इसलिए नहीं लगाती कि उनको पता है कि मेकअप के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उसमें जो है वो इम्परमिसिबल चीज़ें जो हैं वो, हाँ, वो मौजूद। तो इसलिए हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ा। और हम लोग चाहते हैं, और फिर जो कलर्स आपने अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के ज़रिए वो जो कलर्स बनाए, वो मुझे लगता है कि वो लिपस्टिक्स की रेंज में आपके पास वो कलर्स हैं जो शायद आपको इंटरनेशनल ब्रांड में भी बहुत ढूंढने पड़े तो वो एक कलर में मिल जाए। क्योंकि अमूमन पहले ये भी कॉन्सेप्ट होता था 2-4 लिपस्टिक्स मिला के एक कलर बना दिया जाता था। बट आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड जब मैंने इतने वाइब्रेंट कलर्स जो हैं वो एक ही लिपस्टिक के अंदर देखे। और हर तरह के, यानी कि हर एज ग्रुप के हिसाब से हैं। आप हर दिन के, वक्त के, मौके की मुनासबत से मौजूद हैं, जो कि मेकअप करने का मकसद ही होता है। क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं विच इज़ गुड टू गो, कि आपने लिपस्टिक लगाई है ना, आप यू रेडी टू गो। जैसे मैं हूँ, मुझे लिपस्टिक से ज़्यादा ब्लश ऑन सूट करते हैं, तो मैं ब्लश ऑन और मस्कारा लगाया और आई एम गुड टू गो। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बड़ा ज़बरदस्त, इसमें आपको उसकी भी कवरेज मिल जाएगी कि आप हल्की सी जो ब्लश ऑन्स हैं उसके आप हल्का लगाएं तो वो खूबसूरत, वो आपको ग्लोई फेस जो है वो नेचुरल नजर आता है। बहरहाल टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच मुसरत आपा, आपकी तशरीफ आवरी के लिए। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे कि इसी तरह से आप ये सारे काम जो हैं वो कंटिन्यू रखें, बल्कि 2-4 जब मैं चाहती हूँ कि और ऐड हो जाएं इसमें, ताकि हमारे पास बातें खत्म ना हो, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आपसे भी इजाजत चाहूंगी नाज़रीन, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।